लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को और उसमें हमने डिस्कस किया उसकी करेक्टरिस्टिक्स को, गोल्स को। फर्दर इसी में हम डिस्कस करेंगे लोकल इंटरनेट। लोकल इंटरनेट क्या होता है, ये टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज ये नेक्स्ट हमारे थ्रू आउट द कोर्स यूज होंगे, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वर्ड सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब से मुराद है इंटरनेट ऑफ इंटरनेट्स, जिसके ऊपर जितने भी दुनिया में हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं दे आर शेयर्ड। उसमें चाहे कोई वेब सर्वर है, चाहे कोई ईमेल सर्वर है, या कोई डेटाबेस सर्वर है, तो वो रिसोर्सेज पूरे इंटरनेट के ऊपर शेयर्ड है। अब इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट होती है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइवेट होती है, या ऐसा डेटा जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट के ऊपर पब्लिक नहीं करना चाह रही है, कुछ ऐसी मशीन्स हैं उसकी, कुछ ऐसे सर्वर्स हैं, कुछ ऐसा डेटा सर्वर है जिसका डेटा वो पब्लिक नहीं करना चाहती, तो ऐसे पोर्शन को, ऐसे जो नेटवर्क रिसोर्सेज हैं उनकी जो पब्लिक फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग या स्टोरेज शेयरिंग है उसको क्लोज कर दिया जाए और उसको अलग से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। लाइक यहाँ पे जिस तरह ये डायग्राम में नजर आ रहा है, लोकल इंट्रानेट। लोकल इंटरनेट एक ऐसा पोर्शन है इंटरनेट का जिसको स्पेसिफिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइवेट कर दिया जाए और वो ऑर्गेनाइजेशन उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रही होती है। बाकी जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं दोज आर पब्लिक, और जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में उनको एक्सेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे जो ये डेटा सर्वर है, वेब डेटा सर्वर है, दिस इज पब्लिकली एक्सेसिबल। फिर उसके बाद डेटा सर्वर है, ये सारे जो डेटा सर्वर हैं ये पब्लिकली एक्सेसिबल है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज जो हैं लाइक ये वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट है, ये जो डेटा सर्वर है ये सिर्फ जो लोकली कनेक्टेड हैं उनके साथ ही ये डेटा को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, और इन सर्वर के साथ वही डेटा सिंक्रोनाइज होता है, रेप्लिकेट होता है, या यहाँ पे अपलोड या सेव होता है, जो कि अलाउड। इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है कि अ पोर्शन ऑफ इंटरनेट that is separately administered and supports internal sharing of resources like file storage systems and printers using internet protocols is called local internet। तो अब इसमें जो सिग्निफिकेंस है कि इसमें चाहे वो लोकली भी यूज़ हो रहा होगा, लेकिन इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल्स यूज़ होंगे जिनके ज़रिए ये जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट जो क्या है वो, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट यूज अ स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टीसीपीआई। तो इंटरनेट जो है वो एक पब्लिक नेटवर्क है जिसके ऊपर जितनी भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कह सकते हैं। इसमें जो कम्युनिकेशन होती है ये उसी तरह होती है जैसे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही होती है। और इसमें जो डिस्टेंट डेटा है वो, दैट डिस्टेंट डेटा कैन ट्रेवल अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, अक्रॉस द होल ग्लोब। इसमें कोई जियोग्राफिक लिमिटेशन नहीं है कि डेटा आपका जो है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन मेट्रो सिटी या विद इन सम स्पेसिफिक जो बाउंड्री है उसी में ट्रांसमिट रिसीव हो सकता है।
इसमें जो डेटा है विदाउट जियोग्राफिक बाउंड्रीज आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। जरा पप्पू के पास जाओ, जरा पप्पू को कार्टून दिखा बोलो भाई। तो मैसेज ओवर द इंटरनेट हम जो TCP/IP प्रोटोकॉल है उसको यूज करते हुए ट्रांसमिट कर सकते हैं। और इसमें जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, लाइक इसके अंदर ये डिफरेंट जो नेटवर्क्स हैं, एक ये नेटवर्क है और एक ये नेटवर्क है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशनल हेडक्वार्टर्स हैं, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। Routers direct internet traffic by determining the best path to take. तो सोर्स टू डेस्टिनेशन नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि ये जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये कहीं पे न्यूयॉर्क में है, और ये जो कराची में है ऑफिस, ये इस्लामाबाद में है, ये लाहौर का नेटवर्क है। तो यहाँ से अगर आपने डेटा यहाँ पे ट्रांसमिट करना है तो इसके लिए मल्टीपल राउटर्स यूज़ हो रहे होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ राउटर्स बिटवीन द पाथ यूज़ हो रहे होते हैं जो ट्रैफिक को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। इन राउटर्स के ऊपर इंटेलिजेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स इनेबल होते हैं जो बेस्ट पॉसिबल जो राउट है डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया बैंडविड्थ के ऊपर भी हो सकता है, लेटेंसी के ऊपर भी हो सकता है, और मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं और वो रिडंडेंट भी होते हैं। तो उनके ऊपर जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है अकॉर्डिंगली राउट जो है वो सिलेक्ट होता है, और उस राउट के ऊपर जो बैंडविड्थ है वो डेटा एक और नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर लेके जा रही होती है। मल्टीपल कनेक्शंस बिटवीन नेटवर्क्स में seem redundant, but they help serve as alternate paths in case one path breaks down. Redundant paths से एक तो ये फायदा है कि we have multiple paths, like we can use multiple medias, like we can use satellite communication, we can use fiber optic, we can use wireless, we can use 4G or 5G networks. तो इसमें हमारे पास एक तो ये है कि ये जो डिफरेंट मीडियाज हैं ये इनकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ मीडियाज में आपके पास जो बैंडविड्थ अच्छी है, कुछ मीडियाज में लेटेंसी बेहतर है। तो इसके अलावा जो इनका बेनिफिट है, दे प्रोवाइड अ बैकअप, कि अगर कोई एक मीडिया डाउन होता है, कोई एक जो नेटवर्क कनेक्शन है वो डाउन होता है, तो जो रिमेनिंग नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं उनको यूज़ करके डेटा को अनइंटरप्टली ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो ये फ़ायदा होता है कि मल्टीपल पाथ्स के ज़रिए हम जो डेटा को सेंड कर सकते हैं। नेटवर्क्स आर connected to each other, each with its own server and are supercomputer users. तो हर जो नेटवर्क है वो दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है। इस इंटरनेट में एक जो एंटिटी है वो ISPs भी होते हैं। ISPs क्या होते हैं? दे आर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। They provide connection to the internet and services over the internet. तो ये जो इंटरनेट ISPs हैं ये वायरलेस ISPs भी हो सकते हैं। फाइबर लाइक वायरलेस ISPs में आपके पास जो वतीम है, मोबिलिंक है, जोंग है, नयाटेल है। नयाटेल जो है वो फाइबर बेस्ड है। तो जो वायरलेस ISPs हैं ये जितने भी सेलुलर नेटवर्क्स हैं या इसके अलावा जो 4G या किसी और सर्विसेज के ऊपर वाईमैक्स के ऊपर इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर्स। तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये क्या करते हैं? ये होस्ट कंप्यूटर प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली जो इंटरनेट सेशन होता है
और इंटरनेट सेशन के लिए ये एक लिंक प्रोवाइड करते हैं जो किसी भी नेटवर्क के साथ जो कनेक्टेड होता है। लाइक दिस इज आईएसपी, तो ये आईएसपी एक कनेक्शन प्रोवाइड करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन को ओवर द टेलीफोन और स्विच और ओवर द फाइबर ऑप्टिक लिंक, ओवर द सैटेलाइट लिंक, कि कोई भी जो मीडिया इन इस आईएसपी के पास है और इस ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान एग्जिस्ट करता है। और जो होम यूज़र्स हैं वो पहले टिपिकली मॉडेम यूज़ करते थे। मॉडेम के ज़रिए जो है डायल अप कनेक्शंस यूज़ होते थे, लेकिन अभी उसकी जगह पे डीएसएल ने ले ली है या केबल मॉडेम्स हैं, उनके ज़रिए इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता है। तो आईएसपीज का काम ये है कि वो बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं टू द नेटवर्क यूज़र्स, और उसी बैंडविड्थ के अंदर रहते हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटा ओवर द नेटवर्क, ओवर द इंटरनेट ट्रांसमिट और रिसीव कर सकती है। और वो डेटा कैरी करने के लिए राउटर्स होते हैं। राउटर्स जो हैं मल्टीपल पास के दरमियान में अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन क्राइटेरिया जो बेस्ट पॉसिबल पाथ है उसको सिलेक्ट करके डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है जावा आरएमआई, जावा रिमोट मेथड इन्वोकेशन। इस टर्म को आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। तो रिमोट मेथड इन्वोकेशन के लिए जावा आरएमआई यूज होते हैं। और ये जो जावा आरएमआई है ये लैंग्वेज में एम्बेड होता है। लाइक जावा के अंदर जावा आरएमआई जो है वो एम्बेड होती है। दिस इज द ऑब्जेक्ट वेरिएंट ऑफ रिमोट प्रोसीजर कॉल। रिमोट प्रोसीजर क्या होता है? इफ यू वांट टू इन्वोक अ remote procedure which is to be invoked on a remote control, this is called remote procedure call. Java remote method invocation जो है ये एक सिंपल और पावरफुल नेटवर्क ऑब्जेक्ट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इसके जरिए जो जावा प्रोग्राम है वो दूसरी मशीन के ऊपर ऑब्जेक्ट के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उनकी जो डिफरेंट एड्रेस स्पेस होती है। बहुत से जो जावा पैरेलल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स हैं वो आरएमआई को यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, लाइक जावा पार्टी। इसके अलावा एक जिनी टेक्नोलॉजी है जावा के अंदर जिसके लिए ये बेस पॉइंट है आरएमआई टेक्नोलॉजी। आरएमआई डिस्ट्रीब्यूटेड जो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग मॉडल है उसमें भी इम्प्लीमेंट की जाती है, और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद कोरबा, लेकिन ये सिंपलर है और स्पेशलाइज्ड है टू द जावा लैंग्वेज प्रोग्रामर्स। तो बजाय कोरबा को यूज़ करने के लिए बजाय जो अगर कोई जावा प्रोग्रामर्स हैं दे कैन यूज़ जावा आरएमआई। अब इसका जो जावा आरएमआई का आर्किटेक्चर है ये यहाँ पे गिवन है, इसमें फिगर में देख सकते हैं। जावा आरएमआई के अंदर एक क्लाइंट और सर्वर मॉडल इस पे काम होता है, और इसमें आरएमआई सिस्टम के अंदर स्टब्स होते हैं और स्केलेटन्स होते हैं। स्टब्स और स्केलेटन्स जो हैं दे लाई ऑन रिमोट रेफरेंस और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर रेफर कर रहे होते हैं। अब जो जावा आरएमआई का गोल है, इसका जो गोल है इट इज a primary goal for the RMI designers was to allow programmers to develop distributed Java programs with the same syntax and semantics used for non-distributed programs. कि वही जो सिंटैक्स है वही जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में जो प्रोग्राम यूज हो रहे होते हैं उसी सिंटैक्स और सिमेंटिक्स को यूज करते हुए प्रोग्राम लिखे जाएं जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में काम कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि इसको अंडरस्टैंड किया जाए कि एक सिंगल वर्चुअल मशीन के ऊपर जावा क्लासेस और ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं।
और ये जो JVM है जो सिंगल मशीन के ऊपर होती है, वो नए मॉडल के ऊपर और जो उस पे जो क्लासेस हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में कैसे काम करेंगी, जिसमें मल्टीपल JVMs होंगी। तो वो जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट एक सिंगल वर्चुअल मशीन पे काम कर रही हैं, उन्हीं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को मल्टीपल JVM के ऊपर या डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में कैसे इनेबल किया जा सकता है। तो जावा जो आर्किटेक्चर है, इसमें जो डिज़ाइन गोल था वो एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करना था जो इंटीग्रेट कर ले जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और जो लोकल ऑब्जेक्ट मॉडल। RMI जो आर्किटेक्चर है ये सक्सेसफुल हुआ जिसके ज़रिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो कि सेफ्टी और जो रोबस्टनेस है जावा आर्किटेक्चर की, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस कराता है। ये इसको ऐसे कह लें कि RMI आर्किटेक्चर के ज़रिए जो जावा की क्वालिटीज़ थी, दैट वाज सेफ्टी एंड रोबस्टनेस ऑन सिंगल JVM, इन्हीं फीचर्स को एक डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें RMI आर्किटेक्चर में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उसमें एक स्टब क्लास है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन है, और उसके बाद सर्वर साइड रन टाइम सिस्टम्स। तो ये 3 मेजर पार्ट्स हैं: स्टब क्लास, ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन और सर्वर साइड रन टाइम सिस्टम्स। जो स्टब क्लास है वो रिमोट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, और इसके अलावा ये मार्शलिंग करती है, और मार्शलिंग और अनमार्शलिंग, जो डेटा को मार्शलिंग और अनमार्शलिंग जो काम है वो स्टब क्लास करती है। और इसके अलावा जो नेटवर्क कनेक्शन है सर्वर के साथ, उसको जो मैनेज करने का काम है ये स्टब क्लास। An instance of stub class is needed on each client. Local method invocation on stub class will be made whenever a client invokes a method on a remote object. तो जब भी कोई रिमोट ऑब्जेक्ट को इन्वोक किया जाएगा तो स्टब क्लास का जो एक इंस्टेंस है वो क्रिएट हो जाएगा। जावा के अंदर एक जनरल मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए हम ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको दोबारा जो आर्बिट्रेरी जो जावा मशीन है, JVM मशीन है, उसमें रीड किया जा सकता है। तो दिस मैकेनिज्म कॉल्ड ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, कि जब भी हम डेटा को या ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, इस मैकेनिज्म को सीरियलाइजेशन कहते हैं। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल फंक्शनैलिटी है जो जावा RMI इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ होती है। It provides a standard way to encode all the information into a byte stream suitable for streaming to some type of network or to a file system. तो जब जावा RMI को यूज़ किया जाता है तो we need to communicate with different architectures, different servers. उसके लिए ये जो serialization है ये ज़रूरी है। तो ये क्या करती है कि इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड वे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको इनकोड कर दे इनटू अ बाइट स्ट्रीम दैट इज सुटेबल फॉर स्ट्रीमिंग टू सम टाइप ऑफ नेटवर्क और टू अ फाइल सिस्टम। देयर माइट बी नंबर ऑफ फाइल सिस्टम एंड देयर आर नंबर ऑफ networks, those are required to be communicated while we are invoking remote procedures. In order to provide the functionality, an object must implement the serializable interface. तो ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें एक सीरियलाइजेबल इंटरफेस रिक्वायर्ड होता है।
The server-side runtime system is responsible for listening for invocation request on suitable IP port. जिस तरह हम एक TCP/IP कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, तो जैसे ही कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है तो एक जो पोर्ट है वो लिसन कर रही होती है कंटिन्यूसली कि जैसे कोई कनेक्शन की रिक्वेस्ट आएगी तो उसको वो एक्सेस ग्रांट करे और उसके साथ कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश करे। तो सर्वर साइड रन टाइम सिस्टम है वो इन्वोकेशन रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा होता है। और वो कोई स्पेसिफिक पोर्ट होगी जिसके ऊपर वो लिसन कर रहा होगा, और उसके बाद जैसे वो लिसन करता है फिर वो उसको डिस्पैच करता है रिमोट ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो सर्वर के ऊपर जो प्रॉपर या रिमोट ऑब्जेक्ट है जिसके लिए वो कनेक्शन की रिक्वेस्ट आई है उसके ऊपर उसको डिस्पैच कर देता है। RMI जो है इसको डिज़ाइन किया गया है वेब बेस्ड क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन के लिए जो स्लो नेटवर्क के ऊपर काम करती है। तो अभी तक ये इट इज़ नॉट क्लियर कि ये जो सूटेबल है हाई परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के लिए या नहीं, और जिसमें लो लेटेंसी हो, हाई बैंडविड्थ हो। इससे बेहतर सीरियलाइजेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो अभी तक जो जावा की सीरियलाइजेशन है वो 25% से लेके 50% जो है वो टाइम जो है वो लेती है, दैट इज नीडेड फॉर रिमोट इन्वोकेशन। इसमें जो स्टब है वो एक पीस ऑफ कोड है जो एक कॉल्ड फंक्शन को एमुलेट कर रहा होता है। जो स्टब है इसमें एक ऐसा कोड है जो कि किसी भी कॉल्ड फंक्शन को एमुलेट कर रहा होता है, और ये जो प्रोग्राम है या जिस फंक्शन को ये कॉल कर रहा होता है ये टेम्परेरी होता है, और इसकी जो फंक्शंस होते हैं वो स्टब मॉड्यूल्स की तरह होते हैं, और जैसे ही जब उसको मेन मॉड्यूल कॉल करता है तो जो एक ये जो पीस ऑफ कोड जो सिमुलेट कर रहा होता है वो उस मिसिंग कंपोनेंट को। Stubs are simulations of subcode that otherwise is very difficult to execute in the test code. तो stub ये किसी ऐसे कोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है दैट कुड बी अ कॉल्ड फंक्शन, एक टेम्परेरी कॉल्ड प्रोग्राम, या कोई ऐसा मिसिंग कंपोनेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड। Stub is a simple routine that takes the place of the real routine. तो stub क्या है? एक रूटीन है जो रियल रूटीन की जगह पे एग्जीक्यूट हो रही होती है। दूसरा जो इसमें पार्ट जो नजर आ रहा है वो स्केलेटन्स है। तो इसमें जो स्टब का रोल है वो रोल ये है कि इज टू मार्शल एंड अनमार्शल द मैसेज दैट आर सेंट एंड रिसीव ऑन द क्लाइंट और द सर्वर साइड। उसको मार्शल या डी मार्शल करना वो स्टब का काम है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को अगर हम यूज करते हैं तो व्हाट आर द एडवांटेजेस। फर्स्ट है इकोनॉमिक्स। कंप्यूटर हैज harnessed together give a better price performance ratio than mainframes। तो इसमें जो इकोनॉमिकली बेनिफिट है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को यूज करने का वो ये है कि इसमें हमारे पास जो मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस मेन फ्रेम कंप्यूटर से बेहतर है और लेस प्राइस में।
सेकंड एडवांटेज है स्पीड। A distributed system may have more total computing power than a mainframe. तो जो combined power है वो जो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर की पावर से भी ज़्यादा हो सकती है। लाइक वी हैव अ बिग लैब ऑफ कंप्यूटर और उनको इंस्टेड यूजिंग मेन फ्रेम हम उस लैब को यूज़ कर सकते हैं टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस एंड स्पीड। Inherent distribution of applications. Some applications are inherently distributed. That is, an ATM banking application, like we have number of branches of banks. Those are distributed over number of districts. तो ये जो आर्किटेक्चर है ATM बैंकिंग का, ये भी नेचर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि हर जगह पे, हर ब्रांच में, हर रिमोट ATM के ऊपर एक सिस्टम डिप्लॉयड है जहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो इस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट को इम्प्लीमेंट करना इस तरह के सिनेरियोस में जो जहाँ का आर्किटेक्चर ऑलरेडी इसके साथ मैच करता है वो इजी है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। तो इसमें रिलायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ज़्यादा है। लाइक अगर एक मशीन क्रैश करती है तो उसमें जितनी भी मशीन्स हैं दे आर एक्सपेक्टिंग एज अ होल and they can still survive if you have multiple servers, machines and multiple storage devices, and we have implemented redundancy, then as a whole we don't have downtime, because if one machine goes down we have number of machines and servers and redundant storage devices, those can take place. Next, extensibility and incremental growth. Possible to gradually scale up in terms of processing power and functionality by adding more resources, both hardware and software. This can be done without disruption to the rest of the system. तो इसको स्केल अप करना या स्केल डाउन करना वो बहुत इजी है। इसमें जब भी हमने उसमें किसी सिस्टम को, मशीन को ऐड करना हो, वो डू नॉट नीड एनी डाउन टाइम। हम इजीली उसमें नंबर ऑफ मशीन्स को ऐड अप कर सकते हैं और उनको जो है वो कम भी कर सकते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिंग कस्टोडियनशिप जो है, it states that the National Special Data Infrastructure calls for a system of partnerships to produce a future national framework for data as a patchwork quilt for information collected and different scales and produced and maintained by a different governments and agencies. तो जो NSDI है इसमें नॉवल आर्गुमेंट्स हैं फॉर फ्रेमवर्क मैनेजमेंट, एरिया इंटीग्रेशन एंड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो रिसर्च है वो एग्जामिन करेगी कि बेसिक फिजिबिलिटी या लाइकली इफेक्ट्स ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन कस्टोडियनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर एंड डिटरमाइन the institutional structure that must evolve to support such custodianship. डेटा इंटीग्रेशन, तो इस रिसर्च में ये भी देखा जाएगा कि जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है या GIS है उनको कैसे फ्यूचर लाइब्रेरीज के अंदर इंटीग्रेट किया जा सकता है। और उन सिस्टम के अंदर जो है फुल डिजिटल कैपेसिटी हो। The digital libraries of the future will offer services for